दोस्तों ये क्लास 12 का हिस्ट्री का पार्ट 1 है चैप्टर 1 का। तो आइए देख लेते हैं। इसमें आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको अलग वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन एक है, पुरातत्वविदों हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते थे। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर ये सारा है। पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते थे। इसमें दो प्रमुख विधियां हैं, सावधानों का अध्ययन और विलासिता की वस्तुओं की खोज। सावधानों का अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हड़प्पाई सावधानों का अध्ययन करते हुए पुरातत्वविदों को अनेक भिन्नताओं दृष्टिगोचर हुई। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों जो सावधान मिले हैं उनमें स्पष्ट होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से गर्ते अथवा गड्ढों में दफनाया जाता था, किंतु सभी सावधानों गर्तों की बनावट एक जैसी नहीं थी। अधिकांश सावधान गर्तों की बनावट सामान्य थी, किंतु कुछ सतह पर ईंटें की चिनाई की गई थी। गर्कों की बनावट में पाए जाने वाली भिन्नताओं से लगता है कि संभवतः हड़प्पाई समाज में भिन्नताएं विद्यमान थी। ईंटों की चिनाई वाले गर्त उच्चाधिकारी वर्ग अथवा संपन्न वर्ग के सावधान रहे होंगे। सावधान गर्कों में सब सामान्य रूप से उत्तर दक्षिणी दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। कुछ कब्रों में सब मृत भांडों और आभूषणों के साथ दफनाए गए हैं और कुछ में तांबों के दर्पण, सीप और सुरमे की सिलाई भी नहीं है। कुछ सावधानों से बहुमूल्य आभूषण एवं अन्य सामान मिले हैं, तो कुछ से बहुत ही सामान्य आभूषणों की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा में एक कब्र में ताबूत भी मिला है। एक सावधानों में एक पुरुष की खोपड़ी के पास एक आभूषण मिला है जिसे शंख के 3 छल्लों, जैस्पर्स एक प्रकार का उपरत्न के मनके और सैकड़ों छोटे मनके से बनाया गया है। कालीबंगन में छोटे छोटे वृत्ताकार गड्ढे में राखदानियों तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुछ गड्ढों में हड्डियों के एकत्र मिली है। इनमें स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई समाज में शव का अंतिम संस्कार विभिन्न तरीकों से कम 3 तरीकों से किया जाता था। शवों का सावधानीपूर्वक अंतिम संस्कार करने पर आभूषण एवं प्रसाधन सामग्री उसके साथ रख देने जैसे कि तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। उल्लेखनीय है कि संभवतः हड़प्पाई लोग शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। ओके, इसके बाद है पहला है विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं के अस्तित्व का पता लगाने की एक अन्य विधि विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना है। सावधानों से उपलब्ध होने वाली पुरावस्तुएं का अध्ययन करके पुरातत्वविद उन्हें 2 वर्गों अर्थात उपयोगी और विलास की वस्तुओं में विभक्त कर देते थे। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चकिया, मृभांड, सुइया, झावा आदि आती है। इन्हें पत्थर पर मिट्टी जैसे सामान्य पत्थर से सफलतापूर्वक बनाया जा सकता था। इस प्रकार की वस्तु सामान्य सभी हड़प्पा पुरास्थलों से प्राप्त हुई है। विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत वे महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित है, जिसका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों द्वारा किया जाता था। ऐसी वस्तुएं मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगरों से मिली है। ऐसे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई समाज में विद्यमान विभिन्नताओं का प्रमुख आधार आर्थिक घटक ही रहे होंगे। उदाहरण के लिए कालीबंगन में मिले साक्ष्य से पता लगता है कि पुरोहित दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थिर अग्नि वेदिका पर धर्म अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण बातों जैसे कि विभिन्न लोगों की सामाजिक स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति, नगर अथवा छोटी वस्तुओं में निवास, खान पान एवं रहन सहन और सावधानों से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य अथवा सामान्य वस्तु आदि पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। अथवा हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है, इस कथन के उदाहरण सहित आपको पुष्टि करना है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा नगरों को
स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर की पुष्टि में हम निम्नलिखित कारण प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए कारण को देख लेते हैं। प्रत्येक घर में पक्की ईंटें से बनी छोटी नालियाँ होती थी जो स्नान घरों तथा शौचालयों से जुड़ी होती थी। इसके द्वारा घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई मध्य आकार के निकास नालियों तक पहुंच जाता था। मध्य आकार वाली नालियाँ बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों में मिलती थीं। सामान्यतः नालियाँ लगभग 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, किंतु कुछ इससे दोगुनी बड़ी होती थीं। नालियाँ पक्की ईंटें की बनी तथा ढली होती थीं। इसमें थोड़ी दूरी पर हटने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार उन्हें हटाकर नालियों की सफाई किया जा सके। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था और फिर उसके अगल बगल घरों को बनाया गया था, क्योंकि घरों की नालियाँ को गलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना आवश्यक था। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े नाले ईंटों से अथवा तरासे गए पत्थरों से ढके हुए होते थे। कुछ स्थलों में टोडा मोहरा बरदार नाले भी मिले हैं। उनमें से एक लगभग 6 फुट गहरा और जो संपूर्ण नगर के गड्ढे पानी को बहाकर ले जाता था। मल जल निकासी के मुख्य नालों में थोड़ी थोड़ी दूर पर आयताकार होदियों बनाई होती थी। नालियों के मोड़ों पर तिकोनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घरों का कूड़ा करकट नालियों में नहीं अपितु घरों के बाहर रखे गए ढके हुए कूड़ेदान में डाला जाता था। ओके, इसके बाद घर निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। अनेक छोटे वस्तुओं में भी इसके अस्तित्व का प्रमाण मिले हैं। ओके, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आती है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बताइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का आपको वर्णन भी करना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थों उपयोग में लाते थे। कार्जिलियन, जैस्पर, एस्टापिट, क्वार्टर जैसे सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुओं तथा फायांस और पक्की मिट्टी आदि कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी बनाए जाते थे। कुछ मनकों पर सोने का टोप होता था। ज्यामितीय आकारों के लिए विभिन्न भिन्न रंग के टोप देकर उन मनकों को तैयार किया जाता था। मनके पर अलग अलग तरह के कृति और रंगों का इस्तेमाल होता था। तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता था। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम आसानी से हो जाता था। सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। कठोर या ठोस पत्थरों से बनने वाले बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। ऐसे पत्थर से मात्र ज्यामितीय के आकारों के मनके ही बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार अकील का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता था। उसमें से बारीकी से सल्क निकाले जाते थे। फिर मनके बनाए जाते थे। मनके को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई, फिर पॉलिश, फिर उसमें छेद किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का आपको वर्णन करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंध के कलकाना जिले में स्थापित था। सिंध भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों अथवा प्रेतों का टीला। यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया। 5,000 वर्ष पहले यह एक विकसित शहर था। एक साथ बार स्थापित होकर पुनः नष्ट हुआ। इस पुरास्थल की खोज हड़प्पा के बाद हुई थी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक अनोखा पक्ष शहरी केंद्रों का विकास था। ऐसे ही केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो था। इसकी खुदाई से निम्नलिखित विशिष्टताएं प्रकट हुई, जिसमें सबसे पहला सुनियोजित नगर। मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह शहर 2 भागों में विभक्त था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग या किला था और पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था। दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई थी। इनमें बड़े बड़े भवन थे जो संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे।
दुर्ग के चारों ओर ऊंटे की दीवारें थी जो दुर्ग के निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग में शासकों और शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। ओके। इसके बाद निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था। इसमें रिहायशी क्षेत्र होते थे जिसमें सामान्य जन अर्थात शिल्पी आदि रहते थे। निचले शहर के चारों ओर की दीवार बनाई गई थी। निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे अर्थात बाहरी चार दीवारी में कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए आंतरिक चार दीवारी में प्रवेश द्वार थे। नगर में अलग अलग दिशाओं में ऊंची दीवार से घिरी हुई सेक्टर थे। प्रायः सभी बड़े मकान में रसोई घर, स्नानगार, शौचालय और कुएं होते थे। सभी बड़े मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा था, एक चौरस आंगन और चारों तरफ कई कमरे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्रायः सड़क की ओर नहीं खुलते थे। बड़े घरों में सामने के दरवाजे के चारों ओर एक कमरा अर्थात पोल बना दिया जाता था ताकि सामने के मुख्य द्वार से किसी के अंदर ताका झाकी न किया जा सके। ओके। इसके बाद है सुव्यवस्थित नगर। तो आइए इसे भी हम देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियाँ थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ बिछी होती थी। नगर को अनेक खंडों में विभक्त करती थी। सड़क का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि स्वयं हवा से ही उसकी सफाई होती रहती थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें की चौड़ाई 5 फुट और 33 फुट तक थी। नालियाँ प्रायः 9 से 12 फुट तक चौड़ी होती थी। नालियों पक्की ईंटें से बनी होती थी, ढकी हुई होती थी। इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार नालियों की सफाई किया जा सके। ओके। तो इसी में और आ जाता है, आइए इसे देख लेते हैं। विशाल स्नानागार और अन्नगार एवं भवन। ये आपको मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन है, यानी कि ये सारा चीज़ मोहनजोदड़ो में उपस्थित था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार था। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में थी। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इस संरचना के अनोखे तथा दुर्ग के क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका धर्मानुष्ठान समुद्रित स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का आवश्यक अंग है। मोहनजोदड़ो की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग में मिलने वाले वीएल अन्नगार है। इसमें ईंटे से बने 27 खंड थे जिसमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदार बने हुए थे। अन्न भंडार के दक्षिण में ईंटे के चबूतरों की कई कतारें थी। इस चबूतरे में एक चबूतरे के मध्य भाग में एक बड़ी ओखली बना निशान मिला है। ओके। इसके बाद मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार की तरफ एक लंबा भवन मिला है। इतिहासकारों के अनुसार यह भवन किसी बड़े उच्चाधिकारी का निवास स्थान होगा। महत्वपूर्ण भवनों में से समाकक्ष भी था जिसमें 5-5 ईंट की ऊंचाई की 4 चबूतरों की पंक्तियां थी। ये ऊंचे चबूतरे ईंटे से बने थे और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसके पश्चिम की ओर कमरे की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है। कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंधन। यह आपको मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन है कि ऐसा जगह जो कि मोहनजोदड़ो में आपको मिला है। कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंधन। मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध अत्यधिक कुशल एवं व्यवस्थित था। यद्यपि यह कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन थे। संभव है वे राजा रहे हो या पुरोहित अथवा व्यापारी। कांस्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी, किंतु इतना अवश्य कि मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में था। प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर, सफाई और जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा के लिए क्या थी तो सराय की व्यवस्था, उन्नत व्यापार, माप तौल के एक रूप मानक, संस्कृति विकास, विकसित उद्योग धंधे संपन्न आदि सभी इसके प्रबल प्रमाण है। ओके।
तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प तथा उद्योग संबंधी प्रतिभा उच्च कोटि की थी। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मूर्तियों के औजार एवं हथियार बनाना, सूत एवं ऊन की कटाई, बुनाई और रंगाई, आभूषण बनाना, मनके बनाना, लकड़ी का सामान, विशेष रूप से कृषि संबंधित उपकरण, बैलगाड़ी तथा नौकाएं बनाना आदि उसके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि शिल्प उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थे। चन्हूदरो की छोटी सी बस्ती 7 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से आवश्यक कच्चा माल है शिल्प उत्पादन के लिए। विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादन के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, पक्की मिट्टी, तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सिपिया, कौड़िया, विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे अकीन, नीलम, अपफटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी आदि, विभिन्न मिट्टी के बर्तन, सुइया, फायांस, तकलीगिया, मनके, सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, हड्डियाँ, घिसाई, पॉलिश और छेद करने के लिए औजार आदि विभिन्न शिल्प उत्पादन के आवश्यक थे। कच्चा माल प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत थे, आइए इसी में हम देख लेते हैं। विभिन्न शिल्प उत्पादों के लिए आवश्यक कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त किया जाता था। कुछ कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था, किंतु कुछ जलोढ़ मैदानों के बाहर में मंगवाया जब पड़ता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादन के लिए उपमहाद्वीपों और बाहर से कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त करते थे। वस्त्र निर्माण के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता था। कपास की खेती की जाती थी। ऊन कपड़ों के निर्माण के लिए ऊन भेड़ों से प्राप्त किया जाता था। ईंट मिट्टी के बर्तनों, मूर्ति एवं खिलौने के लिए चिकनी मिट्टी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती थी। चौली स्थान पाकिस्तान और बनावली हरियाणा से मिलने वाले मिट्टी के हल साक्षी है कि वहाँ उत्तम कोटि की चिकनी मिट्टी मिलती थी। हड्डियाँ विभिन्न पशुओं से प्राप्त की जाती थी। मछलियाँ की हड्डियाँ मछुआरों से, पक्षियों की हड्डियाँ जंगली पशुओं की हड्डियाँ शिकारियों से अथवा स्वयं शिकार करके प्राप्त की जाती थी। लकड़ी के हलों, विभिन्न वस्तुओं, औजारों और उपकरण के निर्माण के लिए लकड़ी के आसपास के जंगलों से प्राप्त की जाती थी। बढ़िया किस्म की लकड़ी मेसोपोटामिया से मंगवाई जाती थी। सुगंधित द्रव्य को बनने के लिए फायांस जैसे मूल्यवान पदार्थ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उन स्थानों में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली जिन जिन स्थानों से आवश्यक कच्चा माल सफलतापूर्वक उपलब्ध हो सकता था। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ से संघ सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता था, अपनी बस्तियां स्थापित की थी। वे कर्नलियस मनके गुजरात से, सीसा दक्षिण भारत से और लाजवर्द मनिया कश्मीर और अफगानिस्तान से लेती थी। उन्होंने सुदूर अफगानिस्तान में सौत क्या है, आइए देख लेते हैं। सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुगाही में अपनी बस्ती स्थापित की, क्योंकि वह उन स्थानों नीले रंग के पत्थर यानी लाजवर्ड मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट था। इसी प्रकार लोथल, जो कार्निलियन गुजरात में, भडोच, सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, इन धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था। सिंधु सभ्यता के लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में अभियान भेजकर भी वहां से कच्चे माल प्राप्त करते थे। इन अभियानों का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना होता था। वे अभियान भेजकर राजस्थान के सेलखड़ी क्षेत्र में तांबा और दक्षिण भारत में सोना प्राप्त करते थे। हड़प्पाई लोग संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। हड़प्पाई पुरातात्विक और ओमानी तांबे दोनों में निकल के अंश मिलना दोनों से उद्भव का परिचालक हैं। व्यापार संभवतः वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था। वे बड़ी बड़ी नावों और बैलगाड़ी पर अपनी तैयार माल को पड़ोसी के इलाके में ले जाते थे तथा उसके बदले धातुएं तथा अन्य आवश्यक सामान ले आते थे।
इन क्षेत्रों में जब इस क्षेत्रों में तब मिलने वाली हड़प्पा पुरावस्तु को ऐसे संपर्क का संकेत मिलता है। ओके, तो आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चर्चा कीजिए कि पुरातात्विद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि हम देखते हैं कि विद्वानों को हड़प्पा में पाई गई लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। ऐसे में पुरातात्विदों के लिए पुरावस्तु की ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में सहायक कर रही है, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थरों की घरेलू वस्तुएं आदि। कुछ अज्वलनशील चमड़ा, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और रस्सी आदि लुप्त हो चुके हैं। कुछ चीज़ें ही बची हैं, जैसे कि पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु और टेराकोटा आदि। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिल्पियों द्वारा कार्य करते हुए कुछ प्रस्तर, पिंड और अपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन के स्थान पर काटते या बनाते समय फेंक दिया जाता था, किंतु पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता था। यही पूरा वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी साबित हुई, नहीं तो हमें संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अधूरी ही प्राप्त होगी। पुरातत्वविदों ने अपनी पुरावस्तुओं के आधार पर मानव जाति के क्रमिक विकास को चिन्हित किया है। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और उन तत्कालीन कारणों को माना जो उन्हें आभूषण और औजारों आदि पर दिखलाई दिए। पुरातत्वविदों पुरावस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया द्वारा करते हैं, जैसे किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच क्या सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं। जैसे हड़प्पा सभ्यताकालीन मिस्र की पिरामिड में कुछ राजकीय सावधान। उदाहरण स्वरूप, पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई धर्म को अनुमान के आधार पर आंका, अर्थात कुछ विद्वान वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नीतियाँ पात्रों के संबंध में और पत्थर की चुकिया के बारे में युक्ति संगत रही। कुछ धार्मिक प्रतीकों के संबंध में शंकाग्रस्त रही, जैसे कई मोहरों पर रुद्र के चित्र अंकित हैं। पुरावस्तुओं की उपयोगिता की समझ हमें आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं की उनकी समानता के आधार पर ही लगाते हैं। उदाहरण स्वरूप, कुछ हड़प्पा स्थल पर मिले कपास के टुकड़े के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे कि मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है, तथा कुछ वस्तुएं पुरातत्वविदों को अपरिचित लगी तो उन्हें धार्मिक महत्व की समझ ली। कुछ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य, पेड़ पौधे अर्थात प्रकृति की पूजा के संकेत मिलते हैं, तथा पत्थर की शवाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों को कोटतीजी सिंधु नदी के तट पर 29 फीट नीचे मानव जीवन वृत्ति के अवशेष प्राप्त किए हैं। कौशाम्बी के निकट चावल और हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोथल से बांट, चूड़ियाँ और पत्थर के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 7 क्वेश्चन है, आइए इसे भी देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का आपको चर्चा करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन ये है। ओके, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा के शासक कौन थे। संभव यह है राजा रहे हो या पुरोहित अथवा व्यापारी। कांस्यकालीन सभ्यताओं में अधिक आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में स्पष्ट भेद नहीं था। ओके, एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी। हटर महोदय यहाँ के शासक को जनतंत्रात्मक शासक मानते हैं, किंतु पिगट और वहीलक के मतानुसार सुमेर एवं अक्कर के समान हड़प्पा में भी पुरोहित राजा शासक कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा साम्राज्य पर 2 राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शासक किया जाता था। ओके, कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार संभवतः संपूर्ण क्षेत्र अनेक राजवड़ों में विभक्त था और उनमें से प्रत्येक की एक अलग राजधानी थी।
जैसे सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल। कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता में अनेक राज्यों का अस्तित्व नहीं था, अपितु यहाँ एक राजा के नेतृत्व में ही राज्य था। हड़प्पा सभ्यता के शासक का स्वरूप चाहे जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि शासक राज्यों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आक्रमणकारियों ने अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। हड़प्पा सभ्यता के सुनियोजित नगर सफाई तथा जल निकास को उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, उन्नत व्यापार मापतौल के स्वरूप, मानक सांस्कृतिक विकास, विकसित उद्योग धंधे संपन्न आदि सभी इस तथ्यों के प्रबल प्रमाण है कि हड़प्पा के शासन प्रशासनिक कार्यों में विशेष रुचि लेते थे। संभवतः हड़प्पा के शहरों की योजना में भी राज्यों का महत्वपूर्ण भाग रहा होगा। ओके, इतिहासकारों का विचार है कि प्राचीन विश्व में जहाँ जहाँ नियोजित वस्तुओं का प्रमाण मिलते हैं, वहाँ वहाँ इस बात का पता चलती है कि सड़कों की योजना के विकास धीरे धीरे नहीं हुआ है, अपितु एक विशेष ऐतिहासिक समय में इसका निर्माण हुआ और अनेक विषय पर बस्ती को फिर से बसाने के कारण ऐसा किया गया। इतिहासकारों का विचार है कि हड़प्पा के शहरों की ईंटों का एक जैसा आकार या तो कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के कारण था या इसीलिए कि लोगों को व्यापार पैमाने पर ईंटें बनाने के लिए नियुक्त किया गया होगा। इसी प्रकार हड़प्पा के विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार के तांबे, कांस्य और मिट्टी के बर्तन मिलने से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस प्रकार यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्न उल्लेखनीय है कि हड़प्पा के शहरी केंद्रों की योजना अध्ययन करने पर वहाँ की नागरिक व्यवस्था की देखरेख और एक विशाल जल और निकास व्यवस्था का पता चलता है। निकास के लिए प्रत्येक गली में नाली बनी होती थी। ओके, इसके बाद गली में बनी यह नाली पूरे शहर नियोजन का एक भाग था। घर अपने अपने ढंग से अलग अलग इस कार्यों को नहीं कर सकते थे। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि प्रशासन द्वारा स्वयं सभी कार्यों को नियंत्रित किया जाता था, इस देखरेख का कार्य किया जाता था। ऐसा लगता है कि शिल्प उत्पादन और वितरण का कार्य भी शासकों द्वारा नियंत्रित होता था। ओके, इसके बाद और भी क्या महत्वपूर्ण है, आइए इसे हम देखते हैं। यही कारण है कि कुछ उद्योगों के विशेष वजन कच्चे, इसके बाद यह आपको क्या विशेष रूप से कम वजन के कच्चे माल ईंधन के स्रोत के निकट स्थित होते थे। कुछ वहाँ स्थित थे जहाँ उनकी खपत सबसे अधिक या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में विशाल थे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।